नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न नामक पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, यह वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है। यह किताब ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस बुक की विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो है 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है। साथ ही साथ सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। आज हम लोग देखिए पहले सेट के स्मरणीय तथ्य का चर्चा करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। आपने देखा यहाँ ये क्या है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसके अंतर्गत आने वाले हम स्मरणीय तथ्य का अध्ययन करेंगे। तो स्मरणीय तथ्य जो वन लाइनर है, क्या है, जो वन लाइनर है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्मरणीय तथ्य में जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपको, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। फिर आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपको, आयनी कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, कहाँ था, हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है आपको, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, कौन, धोलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है केल्डी हवा से। आग का आविष्कार हुआ किस काल में, पुरापाषाण काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। जौ को संस्कृत में यव कहा जाता है। यव कोई अन्य खाद्यान्न नहीं है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन है, तांबा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ, भोपाल में। फिर उसके आगे है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। फिर है आपको, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा किसने, पिगनट ने। किसने कहा, पिगनट ने। अब हम प्रैक्टिस सेट 2, अब हम प्रैक्टिस सेट 2 के अनुसार, किसके अनुसार, देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 के अनुसार हम स्मरणीय तथ्य का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 में देखिए क्या दिया गया है। स्मरणीय तथ्य में आपको दिया गया है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। क्या दिया है दोस्तों, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। जैसे दर्शन का नाम यहाँ है और इधर उसके प्रवर्तक के नाम है। प्रवर्तक मतलब उनकी शुरुआत करने वाले। योग, योग के कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। चारवाक दर्शन चारवाक। वैशेषिक दर्शन कनाद। और उसके बाद आगे है आपको पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। फिर है उत्तर मीमांसा दर्शन बदरायन। और आगे की बात करें, आगे आपको दिया गया, आप देख भी रहे हैं, संप्रदाय दिया है और उसके संस्थापक दिया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के कौन है, संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी के आपको है पकुद कच्चायन। फिर आपको घोर अक्रियावादी के कौन है, पूरन कश्यप। कौन है दोस्तों, पूरन कश्यप। अब आगे चलते हैं, हम सेट 3 पर चलते हैं। सेट 3 पर आधारित जो जो आपको मिलेंगे स्मरणीय तत्व, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्मरणीय तत्व में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ स्मरणीय तत्व जो है सबसे पहले ऋग्वेद पर आधारित है।
देखिए ऋग्वेद के बारे में बोला गया है, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। मतलब वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। कहता इन वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। मतलब इनमें जो मंत्र है, ऋचा है, उसको पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। स्मरणीय तत्व ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले होत्री कहा जाता है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर आगे हम बात करें तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में हुआ है। और फिर आगे हम बात करते हैं गोत्र शब्द के बारे में तो हमने पढ़ लिया। फिर इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है। यजुर्वेद इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है। योगों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। आगे हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। तो देखिए सामवेद के बारे में क्या बताया गया है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। अब हम अगले सेट अर्थात सेट 4 का हम स्मरणीय तत्व की चर्चा करेंगे। सेट 4 के स्मरणीय तत्व के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ स्मरणीय तत्व में दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फिर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम चलते हैं आगे। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। दिया गया है बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। यानी गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की परिकल्पना है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब आगे हम बात करें समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल के बारे में। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल किनका था? अजातशत्रु का। फिर द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली, अध्यक्ष थे सवाकामी और राजा कौन थे? कालाशोक। तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और सम्राट अशोक के टाइम में ये हुआ था। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी में हुआ और स्थान है कुंडलवन, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और राजा कौन थे उस समय? कनिष्क। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। यानी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अरिष्टनेमी और 23वें में कौन? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। फिर हम आगे बात करें, मृत्यु कहाँ हुआ दोस्तों? नालंदा में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा।
तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद संबंधित है किस धर्म से? जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुनी थी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। अब हम जैन संगीतिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम जैन संगीति वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय संगीति वर्ष 512 ईस्वी में हुआ। स्थल बल्लभी और अध्यक्ष कौन थे उस समय? क्षमा श्रवण। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 के अंतर्गत आने वाले स्मरणीय तथ्य का चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ स्मरणीय तथ्य में क्या दिया है? बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। इसने मगध राज की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की। उदायन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये खत्म हुआ, सेट 5 वाला खत्म हो गया। अब सेट 6 के स्मरणीय तत्व की हम चर्चा करेंगे। सेट 6 में स्मरणीय तत्व देखिए, आप देख सकते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है आपको महाजनपद एवं उसकी राजधानी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि उस समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। जैसे महाजनपद, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी। वत्स का क्या था? कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। कंबोज हाटक, अस्मक पोटली, अस्मक का राजधानी क्या था? पोटली। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, मल्ल कुशावती, पंचाल अहिछत्र और कंपिल्य था। चेदी शक्तिमती, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। अब हम प्रैक्टिस सेट 7 के स्मरणीय तत्व को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 7 के अंतर्गत स्मरणीय तत्व जो है, इसमें देखिए क्या दिया है। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब हम बात करते हैं
कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ कौन? अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा कौन? अशोक। अब अशोक के बारे में दिया गया है, अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। अशोक अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भ्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 268 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। अब हम चलते हैं अगले सेट यानी सेट 8 का स्मरणीय तथ्य पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं स्मरणीय तथ्य में आप देख रहे हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। और फिर हम बात करें आगे, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। फिर देखिए गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सबसे पहले सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। अब हम प्रैक्टिस सेट 9 का स्मरणीय तत्व पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको दिया गया है गुप्त वंश के बारे में। देखिए क्या बोला गया है, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासन काल में फाहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था दोस्तों? विष्णुगुप्त। अब हम सेट 10 का स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। सेट 10 के स्मरणीय तथ्य में आप देख सकते हैं क्या दिया है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत्विलास प्रहसन के लेखक महेंद्रवर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसने वात पिकौंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम ने वात पिकौंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। आगे हम बात करें तो प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार रचित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? दंडी। अब हम प्रैक्टिस सेट 11 के स्मरणीय तत्व को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या दिया है, यहाँ देखिए आप, इसमें दिया गया है कि चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी।
इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। आगे देखिए क्या दिया गया है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। इस वंश की राजधानी मानेखेड़ थी। यानी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश के संस्थापक थे कौन? गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश की स्थापना की थी किसने? संग्राम राज ने। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई किसके द्वारा? कलहन द्वारा। अब हम अगले सेट के स्मरणीय तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सेट 12 के स्मरणीय तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेट 12 में स्मरणीय तत्व नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब सेट 13 में देखते हैं। हाँ, सेट 13 में स्मरणीय तत्व है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया गया है। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अलप्तगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्वी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। अब यहाँ कुछ प्रसिद्ध युद्ध और उसके समय के बारे में पढ़ेंगे और पक्ष और परिणाम के बारे में जानेंगे। देखिए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। परिणाम के रूप में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और गौरी विजयी हुए। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ और गौरी विजयी हुए। कुछ अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख 21 शासक से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। अब हम अगले सेट में देखते हैं। अगर स्मरणीय तत्व हो तो उसको हम पढ़ेंगे। हाँ, स्मरणीय तत्व मिला हम अगले सेट में। देखिए, स्मरणीय तत्व ये रहा। इसमें देखिए क्या बताया गया है दोस्तों कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। अब टॉपिक हमारा है गुलाम वंश से संबंधित। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी क्या थी? लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था।
वो आगे देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था, तथा ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन बनाया। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। अब बलबन के बारे में हम जानेंगे। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अब हम अगले सेट यानी सेट 15 का स्मरणीय तथ्य जानेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पहला है आपको खिलजी वंश के संस्थापक। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। खिलजी वंश के संस्थापक कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रथा की शुरुआत की। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा एवं हजार खंभा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 अर्थात 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी।